अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो बायोलॉजी का लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम इसकी डिफाइन के बारे में देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना ऑन अर्थ। ठीक है, अब वो वैरायटी कैसे हो सकती है? आपको पता है कि एक ही नस्ल की काफ़ी सारी जीनस होती हैं, काफ़ी सारी स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, और वो हर अपने रीजन के हिसाब से, अपने इलाके के जोग्राफियाई लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं एक या दूसरे से। ठीक है, इस लिहाज से क्या होता है, उनके बारे में स्टडी करना ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन variety of organism in a particular area। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंट की बात करें तो हमें पता है कि इस दुनिया में या इस अर्थ पर के छोटे से इंसेक्ट से लेकर बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म तक भी पाए जाते हैं। अब उनका क्या होता है कि ऐसा क्यों है, एक छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म की क्या अहमियत है, एक बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म की क्या अहमियत है? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस दुनिया में हर चीज़ बैलेंस है ना, किसी की फूड चेन बैलेंस है तो किसी की लाइफ साइकिल बैलेंस है, तो वो किस तरह से है, ये सारे एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। ठीक है, इसलिए एक छोटे से कीड़े की भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बड़े से बड़े की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये सारे के जो इसकी डिपेंडेंस है बायोडाइवर्सिटी की, वो उसके क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है, उसके मौसमियत पर, उनके जगह यानी कि एल्टीट्यूड पर भी करती है, वो किस तरह की ज़मीन है, वो किस तरह की मतलब घर है या वो कुछ भी उनका घोंसला वगैरह कुछ भी बना हुआ है वो किस तरह का है, यानी कि सोइल टाइप बहुत डिपेंड करती है। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो होती है पोलर रीजन में। अब हम इसकी इम्पोर्टेंट के हिसाब से बात कर लें तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंट है वो है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। सबसे पहले कहते हैं ये इकोसिस्टम को इसने कैसे बैलेंस किया हुआ है। इसने बायो जियोकेमिकल साइकिल्स है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, उस सबको मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, एक जगह से गैस निकल रही है, एक जगह से कोई मवाद निकल रहा है, तो उसने अगले अगले स्टेज पे जाना है, उससे अगले के पास जाना है, इस तरह वो मेंटेन होती होती है, एक प्रॉपर स्टेबल करके रखा होता है ना साइकिल को। इस तरह क्या होता है, इसने इकोसिस्टम को मेंटेन रखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक ऑर्गेनिज्म का होना दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए कितना बेनिफिट होता है। हम कहते हैं कि जी इसने इसकी जान ले ली, ये इसको उसने खा लिया, लेकिन इसको पता है उसको खाने के पीछे वो बंदा या वो जो होता है परिंदा होता है, ये वो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि अल्लाह ताला ने बैलेंस किया हुआ है इन सबको। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे क्लाइमेट रेगुलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइकिल है वो किस तरह मतलब मेंटेन हुआ है। ठीक है, क्यों कैसे हुआ है मैं बताती हूँ। एक परिंदों जो मतलब प्लांट्स होते हैं उनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लिए ऑक्सीजन के तौर पे काम कर रही है, जो हमारी ऑक्सीजन है वो उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे काम कर रही है। यानी कि हमारा कोई भी जो मतलब एक्स्ट्रा मवाद है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए लाइफ सर्वाइवर के तौर पे काम कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को उन्होंने मेंटेन रखा होता है। इसके अलावा कार्बन साइकिल को मेंटेन रखा हुआ है क्लाइमेट चेंजिंग में, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे प्लांट और एल्गी होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है और फिर आगे जाके बैलेंस करता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है नेचुरल इकोसिस्टम या नेचुरल रिसोर्सेज। अब क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज इस तरह के कि हमें फूड मिल रहा है प्लांट से, हमने प्लांट लगाए और वो जो उसका प्रोडक्ट होता है वो हमारे लिए एक नेचुरली फूड सिस्टम हो गया। ठीक है, इसके अलावा मेडिसिन में हेल्प कर रहा है नेचुरल इकोसिस्टम, तो ठीक है, फ्यूल वगैरह में हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, ये नेचुरली हमारी जो हेल्प कर रहा है वो नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पर वर्क कर रहा है। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स बेनिफिट। इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स क्या होता है,
बायोडिवर्सिटी सपोर्ट द डिफरेंट इंडस्ट्रीज इंक्लूड एग्रीकल्चर, टूरिज्म, फार्मास्यूटिकल। मैं आपको एक बात बता दूं कि इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स जो होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि आप अगर दरख्त लगाते हैं, कोई आपके जंगलात हैं, तो उनको बेचकर आप अपना ज़र मुबादला कमा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप जंगलात को जब मतलब काटते हैं तो उसके ज़रा मुबादला कमा लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इनकी जो अद्वियात बनाने में आपकी हेल्प कर रही हैं। आप अच्छे अच्छे पार्क या अच्छी अच्छी जगह जो बनाते हैं, या एनिमल्स को आप अच्छे तरीके से मतलब जब एक ज़ू बनाते हैं या उनकी मतलब एक मेंटेनेंस होती है, फिर उसको आगे आगे के रिसोर्सेज के लिए तौर पे यूज़ करते हैं। तो इस तरह क्या होता है, वो आपको टूरिज़्म को मतलब अट्रैक्ट करने में भी बड़ा हेल्प करता है, जिसकी वजह से आप बड़े पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिस्ट ने तकरीबन ये बात को आजमाया है कि 2 मिलियन तकरीबन ऑर्गेनिज्म है जो इस दुनिया में है, जिनमें से क्या कहा है कि 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं, 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है इतना सब कुछ होने के बावजूद इसका सिर्फ स्मॉल पार्ट, यानी कि थोड़े से हिस्से पर अभी स्टडी करी गई। अभी तो बहुत सारे ऐसे अननोन स्पीशीज़ है जिनके बारे में जानना अभी बाकी है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इसलिए की जाती है ताकि इन सब के बारे में स्टडी करना इजी हो जाए। अब हम एकदम हम सबको पढ़ाई नहीं कर सकते, सबके बारे में जान नहीं सकते। बायोलॉजी या फिर साइंसेस इतनी वास्ट है कि हम एकदम उसके बारे में नहीं पढ़ सकते, इसलिए क्या करते हैं, हम उसको आगे क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि उसको उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बिना पर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं ताकि उसको डिफरेंट फील्ड में उनको स्टडी किया जाए और रिजल्ट आउट दिया जाए, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है एम्स, प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन के क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला जो इनका एम होता है, ये क्लास प्रिंसिपल होता है, वो होता है डिफरेंसेस के बारे में जानना, सिमिलैरिटीज के बारे में जानना। अब मैं आपको बताती चलूं कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस का क्या फ़र्क है। जितने भी परिंदे हैं, चाहे जितने मर्जी मुख्तलिफ मतलब उससे उनका लेना देना हो, ठीक है, लेकिन अगर उनके सबके पास पर है उड़ने के लिए, ठीक है, एक बीक है, 2 टांग है, तो वो सारे बर्ड्स में सारे बर्ड्स ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। ये नहीं देखेंगे कि वो कौवा है, वो कुछ भी है, वो चिड़िया है, हम देखेंगे कि वो सारे बर्ड्स हैं, क्योंकि उनकी सिमिलैरिटीज़ क्या है, उनके पास पर है। डिफरेंसेस 4 टांगों वाले, 2 टांगों वाले, ठीक है, बेशक उनका ऑर्गन सिस्टम सेम ही होगा या जो भी होगा, लेकिन उनके जो डिफरेंसेस दिखने वाले हैं वो डिफरेंस है, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमने उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा है, मैमल्स और ह्यूमन वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से इनके डिफरेंसेस आपको समझ आ गए। इसके अलावा इनके दरमियान एवोल्यूशनरी चेंजेस को पढ़ना, ये सबसे बड़ा हमारा वो होता है, मकसद होता है कि कौन सी स्पेशी कब तक ज़िंदा रही, किस वजह से ज़िंदा रही, या कौन सी स्पीशी उनमें कौन सा चेंजिंग आए, पहले उनके पास क्या अडेप्टेशन थी, क्या खासियत थी, बाद में चेंजिंग के बाद क्या खासियत आई, इन सब के बारे में पढ़ना एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में आता है, और ये हमारा एक पर्पज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा इनको ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है ताकि इनके बारे में पढ़ना आसान हो जाए, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, इनके एडवांटेज में हम लोग देखें, बायोलॉजिस्ट को इजी होता है पढ़ना और उसको आगे एक्सप्लेन करना, ठीक है, और डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा जा सकता है, ठीक है। फिर हम उसको आगे दूसरों के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन हम अपनी दे सकते हैं। और इसके अलावा एक कॉमन लैंग्वेज देता है इसको स्टडी करने के बाद कि बायोलॉजिस्ट इसको ईजिली समझ सकें, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जब एक दूसरे को समझ ले जाएंगे तो कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ करना ऑर्गेनिज्म का इजी हो जाता है, या इनके बारे में समझना इजी हो जाता है। तो इन सब के बारे में क्या होता है, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो शॉर्ट था, इसलिए आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट
टैक्सोनॉमिक रैंक्स के साथ मिलते हैं। मज़ीद लेक्चर अच्छे के लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और आगे शेयर करें। इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी।